बातें जान रहे थे जब वो स्कूली जीवन में, जब वो छात्र थे और उनको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर से, और उनका माँ का बहुत बड़ा रोल। उसकी माँ उसे बराबर कहती थी कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो ये पूछा करते थे बचपन में कितना बड़ा बनना है, तो उनकी माँ कहती थी बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे बनना है। और उस समय चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे, अखबारों में उसकी खबरें छपते थे, वो खबर जो है ये खापटे साहब जो है वो खबर पढ़ के माँ को सुनाया करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर से उनको प्रेरणा मिली, और जब सार्वजनिक जीवन में आए, सामाजिक जीवन में आए, जब नौकरी में आ गए, तो 1964 से उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि 1964 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो पुस्तक है उन्होंने मानव कांशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1964 में, क्योंकि ये सभी लोग एक ही डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूना में संस्था थी और यहाँ ये लोग सर्विस करते थे। और वहां पे मानव दीना माना साहब जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो वहां वो 4th ग्रेड के कर्मचारियों का संगठन चलाते थे, SC/ST। इसी मुद्दे पर उस डिपार्टमेंट में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा का जो मेन मुद्दा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्थात डिपार्टमेंट के द्वारा महापुरुषों की छुट्टियों के बारे में के संदर्भ में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टियां रद्द कर दिए गए, बुद्ध की छुट्टियां रद्द कर दिए गए, और इसका विरोध जो है दीना महाराज के द्वारा किया गया। यहां तक कि धरना प्रदर्शन भी किए। तो ये दीना महाराज साहब धरना पर लगे रहते थे और कागज पत्र व्यवहार लेटरबाजी ये सारा काम खापटे साहब किया करते थे। क्योंकि दीना महाराज साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो खापटे साहब जो लेटरबाजी करने का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पंजाब से एक लेटर मानव कांशीराम साहब के नाम से आया डिपार्टमेंट में, और उसमें पाने वाले का नाम, लेटर होते पाने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम, तो पाने वाले का नाम लिखा हुआ था कांशीराम रामदसिया। अब उस लेटर पे खापटे साहब की नजर पड़ गई। तो अपना आदमी है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर खास तौर पे जो चमार जाति के है, जो सिख बन गए, उनको रामदसिया कहा है। तो उन्होंने देखा कांशीराम रामदसिया तो अपना आदमी है, अपने आप ही है कि उनसे मिलना चाहिए, ताकि ये जो हम मूवमेंट शुरू किए हैं इसमें इनका भी साथ सहयोग हो, चूंकि ये अधिकारी है। तो ये दोनों मिल करके खापटे साहब और दीना माना साहब कांशीराम साहब से मुलाकात करते हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताते हैं। तो कहते कौन बाबा साहब अम्बेडकर है, तो उन्होंने वो किताब उनको पढ़ने के लिए दी। और इस बात का जिक्र मानव कांशीराम साहब जिंदगी भर करते हैं, हर जगह कार्यक्रम करते हैं कि एक किताब ने हमारी जिंदगी बदल दी, जिंदगी का एक मकसद तय कर दिया, एक किताब। और वो बार बार उस बात को कहते हैं कि इस किताब को मिलने के बाद, तो खापटे साहब ने किया, उस किताब को मिलने के बाद हमने रात में 4 बार पढ़ाई की, 4 बार पढ़ा, मतलब सोने नहीं दिया। मतलब वो किताब ऐसी तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा की। तो साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी मिलना चाहिए, उनके दिन 14 अप्रैल के दिन की छुट्टी मिलना चाहिए। इस पर इन लोगों का संघर्ष और बढ़ गया, और बढ़ने को प्लान क्या हुआ, कांशीराम साहब ने प्लान बनाया कि जो अधिकारी छुट्टी नहीं दे रहा उसे की पिटाई की जाए। पिटने का प्लान बनाया। तो वो अधिकारी के चैम्बर में चले गए और बाहर खापटे साहब और दीना माना साहब को कहा कि आप बाहर नहीं, ताकि कोई भी बंदा अंदर नहीं आना चाहिए।
अधिकारी को पिटाई किए और पिटने के बाद जब ये सारी इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी बैठने के बाद कांशीराम साहब को दोष पाया गया और इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया। और खापर्डे साहब, दीना भाना साहब, इनको भी साथ में सस्पेंड किया। बाद में देखा कि इनका कम दोष है, ये मारने वाले में से नहीं है, सहायता करने वाले में से है, तो बाद में इनकी नौकरी वापस आ गई, मगर कांशीराम साहब सस्पेंड रहे। एक तो ये घटना है बैकग्राउंड में। दूसरी घटना है जो 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर आरपीआई बनाना चाहते थे, मगर उनके निधन होने के बाद उनकी सारी प्लानिंग, योजना, संविधान सारा तैयार हो गया। और उनके निधन के बाद दादा साहब गायकवाड़ और एन शिवराज, इन लोगों ने मिलकर 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरपीआई जो है बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, मगर उनको जन्म देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो चुका था। उनकी सारी प्लानिंग, योजना, संविधान सब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। तो जो आरपीआई 1957 में जो चुनाव लड़ी लोकसभा का, उस समय 9 सांसद जीते। पहली चुनाव में 9 सांसद जीते और इसके बाद कांग्रेस की नजर उसके ऊपर लगी, कांग्रेस की नजर लगी और कांग्रेस फिर अगले 5 साल बाद उनके साथ गठबंधन करना शुरू किए। 64, 65, 67 इस पीरियड में एक खापर्डे साहब, कांशीराम साहब कर्मचारी अधिकारी होते हुए भी इंटरनली आरपीआई का काम करते थे। जैसे आज मान लिया वामशिव के जो लोग हैं इंटरनली, जैसे डीएमपी का काम करते हैं, इंटरनली डीएसपी का काम करते हैं, इंटरनली एसपी का भी काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जिससे जो विचारधारा से अटैचमेंट है। तो आप लोग जो है खापर्डे साहब, कांशीराम साहब, दीना भाना साहब, ये सभी लोग इंटरनली तौर पे आरपीआई को मजबूत करने के काम करते थे, अंदर उसकी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन 1972 में घटना घटी। 1972 में घटना यह घटी कि दादा साहब गायकवाड़ का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ। तो अंदर दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए अंदर उनकी मीटिंगें चल रही थी। बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता, आरपीआई के लोग निर्णय जानने के लिए बाहर थे कि अंदर से जब ये निकलते क्या निर्णय होता है। तो 1972 की बात है, 1972 के लोकसभा इलेक्शन। तो जब दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्या हुआ, गठबंधन में क्या हुआ। तो दादा साहब गायकवाड़ कहते हैं कि 420 सीटें कांग्रेस की, अब बाकी सब हमारी। उस समय लोकसभा के 421 सीटें हुआ करती, 421 सीट और 420 कांग्रेस का, बाकी हमारा। एक सीट पे गठबंधन। जो 1957 में आरपीआई के 9 सांसद जीते थे, 72 में आकर और मामला ज्यादा बढ़ना चाहिए, एक सीट पे कांग्रेस के साथ गठबंधन। अब इससे आप सोच सकते हैं कि जो कांशीराम साहब थे, डीके खापर्डे साहब थे, इनके अंदर क्या गुजर रहा होगा। तो इंटरनली आरपीआई के सपोर्ट में काम किया करते थे, लोगों को जोड़ने का काम किया करते थे। इनको लगा इन लोगों ने, दादा साहब गायकवाड़ ने आरपीआई को खत्म कर दिया एक सीट पे, और वो सीट का नाम पंढरपुर। एक सीट पे समझौता है। उसी पीरियड में नौजवानों का एक टीम तैयार हुआ, उसने एक संगठन खड़ा किया। वो संगठन का नाम है जो दलित पैंथर बना, दलित पैंथर 1972 में। तो ये था वामसिक संगठन के निर्माण के
बैकग्राउंड देखा कि आरपीआई भी खत्म हो गया। दूसरा देखा डिपार्टमेंटल जो लड़ाई हुआ, इससे उनको लगा कि नहीं कुछ किया जाना चाहिए। ये दो आधार बने वामसिक संगठन के निर्माण करने का। अब इन लोगों ने बैठकर जब प्लान बनाए कि क्या किया जाना चाहिए, तो दीना भाना साहब 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में आकर भाषण सुन चुके थे, अपने पिताजी के साथ आए थे और बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच सुने थे। ये बात उन्होंने हमें खुद बताई, क्योंकि हमने दीना भाना जी के साथ में रहे, आप लोग भी जानते हो उनको, दादी जी भी जिंदा है तो उसको भी आप जानते हैं। हम लोग खापटे साहब के साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि 29 फरवरी को उनका निधन हो गया 2000 में, और 2000 के बाद में संगठन में जुड़ा, 2001 में जुड़ा उनके निधन के बाद। मगर उनका जो पहली स्मृति दिन मनाया गया था 29 अप्रैल 2004 को पहला स्मृति दिन, क्योंकि उनका स्मृति दिन ही इसी तारीख है जो हर 4 साल पर आता है। 29 फरवरी हर 4 साल पे आता है उसका स्मृति दिन। तो 4 साल के बाद 2004 में उनका स्मृति दिन मनाया गया, पहला जो पूरा मनाया गया था। उस स्मृति दिन में मैं भाग लिया था और अपनी बात भी रखा था, झारखंड के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव तौर पर बात रखा था स्मृति दिन में। तो उस समय उनके बारे में जो सारी जानकारी मिली, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर जो उनके साथ में काम किया करते थे, तो उन्होंने जो उनके बारे में अपनी अपनी बात रखे, तो उससे खापटे साहब को जानने और समझने का मौका मिला। तो साथ ही इन लोगों ने, दीना भाना साहब ने, खापटे साहब ने और कांशीराम साहब ने, इन तीनों ने मिलकर वामसिक संगठन निर्माण किया और उसमें प्राथमिकता रखा कि इंप्लॉय लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, वामसिक संगठन इंप्लॉय लोगों का होगा, कर्मचारियों का होगा, अधिकारियों का होगा। क्यों इसको बेस बनाया? इसलिए बेस बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे 18 मार्च 1956 को, हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे पढ़ा लिखा समाज अपनी जिम्मेवारी यदि निभाने का काम करते, जो हमारे महापुरुषों ने जो उनसे उम्मीद किए थे, अगर वो जिम्मेवारी निभाने का काम करते तो समाज का कितना बड़ा जागरण हो गया होगा। तो उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोगों को ही समझाया जाए, इनको ही संगठित किया जाए। अगर ये जग जाते हैं तो लोगों को जगाना इनके लिए बहुत आसान होगा। इनके पास मनी भी है, माइंड भी है, समय भी है, क्योंकि एक लिमिट समय है कि इतने समय आपको ड्यूटी करना है, उसके बाद तो उसके पास समय है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे उसको ड्यूटी करने में, उसके बाद समय भी है, पढ़ा लिखा है तो माइंड भी है, और हर महीने वेतन आता है तो मनी भी है। तो मनी, माइंड, टाइम तीनों इसके पास है। इसलिए उन्होंने वामसिक संघियों कर्मचारियों को बनाया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। एक 6 दिसंबर 1973 को इसका बीजारोपण हुआ। तो चूंकि दीना भाना साहब और खापटे साहब सर्विस में थे और कांशीराम साहब सस्पेंड थे, तो उनको ड्यूटी लगाया कि आप पूरा घूमिए, देश भर में तैयार कीजिए कर्मचारियों को, और उसके लिए पैसे की व्यवस्था हम आपको करेंगे। एक कर्मचारियों से इकट्ठा करना और अपनी वेतन का 50% वो कांशीराम साहब को सौंप देते थे घूमने के लिए। इस तरीके से 5 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का हुजूम तैयार हुआ इस विचारधारा के तहत। तो प्लानिंग बनी 6 दिसंबर 1978 को बर्थ ऑफ वामसिक दिल्ली के बोर्ड क्लब मैदान में मनाया गया और वामसिक की जन्म की घोषणा किया गया। तो आज हम देखते हैं कि वामसिक कब स्थापना हुई। कांग्रेस से बाहर निकालने के लिए उसने DS4 बनाया, और जब बाहर निकाल दिया फिर कांग्रेस को लात मार दिया, सब निकल गया, कांग्रेस जीरो हो गया, सब अपने लोगों को बाहर निकाले। तो साथ ही इस तरह DS4 बनाया। और 1984 में जब 14 अप्रैल 1984 को जब BSP बनाई गई, उस समय इन लोगों का आपस में थोड़ी मतभेद हुआ, वैचारिक मतभेद। और वैचारिक इसलिए बैकग्राउंड सारा बता रहा हो कि उस हर कार्यकर्ताओं को आज की तारीख में ये जानकारी होनी चाहिए। तो 84 में पार्टी बनी BSP, और उसके बाद इन लोगों का आपस में मतभेद हुआ। लोगों ने
कांशीराम साहब को समझाने का काम किया कि ऐसा क्यों कर रहे, पार्टी ना बनाया जाए, बामसेब पर भी चलाया जाना चाहिए। तो कांशीराम साहब कहते बामसेब में अब है क्या, बामसेब अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ईख का सारा जो है, गन्ना का सारा रस चूस लिया और जो छिलका बचा हमने फेंक दिया, यही बामसेब है। मैंने इस तरह के उनके वर्ड उस समय थे। इन्होंने सोचा नहीं, बामसेब को भी बचाना चाहिए, बामसेब को बनाना चाहिए। जो आज की स्थिति, वर्तमान परिस्थितियां निर्माण हुई, ऐसी ही परिस्थितियां उस समय 84-85 में निर्माण हुई, जब 84 में जब बीएसपी बनी थी। उस समय खापर्डे साहब ने प्रण किया कि हम बामसेब को बचा करके रहेंगे। उन्होंने 1 साल तक पूरे देश भर में पागलों की तरह घूमा पूरे देश भर के अंदर, और 6 महीने ड्यूटी करते थे, 6 महीने जो है छुट्टी लेते थे संगठन का काम करने के लिए। 1 साल तक उन्होंने घूमा, और घूमने के बाद उन्होंने 25 जून 1987 को बामसेब का रजिस्ट्रेशन करवाया। जो बामसेब रजिस्टर्ड हुआ 25 जून 1987, लोगों के दिमाग में लगता है कि 78 में हुआ, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी, उस परिस्थितियां निर्माण होने के बाद बामसेब रजिस्टर्ड कराया। उस समय खापर्डे साहब ने देखा कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए क्षेत्रवाद का। डीके खापर्डे साहब ने देखा कि मेरे ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए, इसीलिए पंजाब के ही व्यक्ति तेजिंदर सिंह झिल्ली को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जो व्यक्ति संस्थापक है, संस्थापक में 3 व्यक्ति, कांशीराम साहब, मीरावाना साहब, खापर्डे साहब। कांशीराम साहब पार्टी में चले गए, बीएसपी बना लिया। अब नंबर किनका आता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? खापर्डे साहब। लेकिन उन्होंने त्याग किया, क्योंकि हम संगठन का काम करेंगे, विचारधारा का प्रचार करेंगे, और विचारधारा का प्रचार करेंगे तो मेरे ऊपर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। इन्होंने कांशीराम साहब से अलग होकर संगठन बनाया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें तेजिंदर सिंह झिल्ली साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एचएमटी कंपनी में अधिकारी थे, एचएमटी जो घड़ी बनाने का काम करते हैं। तो 25 जून 1987 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और 91 में जब बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, उस समय फिर मतभेद हुआ, क्योंकि उस समय 86 और 87 में खापर्डे साहब ने वीआरएस ले लिया। इन्होंने वीआरएस ले लिया नॉमिनेशन, और वीआरएस ले करके इधर आ गए, संगठन में 24 घंटे के लिए प्रचारक बन गए। मेश्राम साहब मुझसे के नौकरी छोड़ दिए, दोनों साथ में नौकरी छोड़े, और दोनों मिल करके जो है संगठन को इतना आगे फैलाने का काम किए। फिर 91 में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस समय इन 3 लोगों ने रिजाइन लिख दिया संगठन से, खापर्डे साहब और मेश्राम साहब और बीडी बोरकर साहब, ये 3 लोगों ने रिजाइन लिख दिया 91 में। 91 में कि आप लोग कोई भी फैसला अपने मन से ले लेते हो, और एक सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था, और मुद्दा था पूर्णकालिक प्रशासकों की योजना बनाने का। क्योंकि इन लोगों को मैं अनुभव था 5-6 साल, जिन्होंने जो प्रचारक के तौर पे जो पूरे देश भर में काम किए, और उससे जो रिजल्ट दिखाई दिया, इनके दिमाग में आया कि बामसेब जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अगर उस मकसद को जल्दी अगर पूरा करना है तो हमारे पास पूर्णकालिक प्रचारक होनी चाहिए, 24 घंटा काम करने वाला मशीनरी होनी चाहिए, तो वो सारा प्रैक्टिकल से, फील्ड से वो अनुभव मिलते हैं, तो प्रचारक होनी चाहिए। तो तेजिंदर सिंह झिल्ली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि अगर प्रचारक रहेगा, प्रचारक समाज में काम करेगा, तो सभी लोग प्रचारक को पूछेंगे, तो हमको कौन पूछेगा? क्योंकि वो ज्यादा काम करेगा, जब ज्यादा काम करेगा तो लोग ज्यादा उसको जानेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पूछेगा? इसका मतलब एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत हो गई उनके अंदर। जब जब नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत हुई है, उस समय संगठन का नुकसान हुआ है। और यही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तेजिंदर सिंह झिल्ली के अंदर जागृत हुई
कि अगर इस देश के अंदर वामसिक संगठन में अगर प्रचार की योजना लागू कर दिया जाएगा, फुल टाइमर लागू हो जाएंगे, फुल टाइमर समाज के अंदर 24 घंटा वर्क करेगा, लोग उसको ज्यादा जानेंगे, लोग उसको ज्यादा पहचानेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पहचानेगा, इसको कैसे लोग जानेंगे? ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी विचार की हमारी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए, ये संगठन तोड़ने का मामला खड़ा है। तो इन तीनों ने रिजाइन लिखा, अब तीनों ने निश्चित किया, सारे उधर थे, सभी लोग उधर थे, सारे सीएससी कमेटी लोग उधर थे, ये तीन लोग फिर बाहर निकले और तीनों ने फिर मेहनत करके संगठन को फिर आगे फैलाया और धीरे धीरे तेजेंद्र सिंह जी जो संगठन ना धीरे धीरे उनके लोग धीरे धीरे सब इधर आ गए, जैसे आज सवाल है, देख रहे हैं आज भगवान देख रहे हैं, डेली एक दो लोगों का नंबर मिलता है और डेली एक दो लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, डेली मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट डेली मिल रहा है। तो ऐसे सारे लोग उधर थे, 91 की बात बताऊं, सारे लोग उधर थे और इन तीनों लोग जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे सब इधर आना शुरू हो गए और फिर तेजेंद्र सिंह झिल्ली और उनकी टीम सारा गए, कोई उसको नहीं जानता है वामसिक नाम में, केवल नाम सुना है कि कोई तेजेंद्र सिंह झिल्ली भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मगर उनका आज की तारीख में संगठन चल रहा है ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए एसएफ गंगावने, एसएफ गंगावने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, फिर देखिए खापड़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, मतलब उसके अंदर कुछ भी महत्वाकांक्षा नहीं है, मतलब समझ सकते आप कि कितना त्याग और समर्पण उनके अंदर है। तो ऐसे गंगावने को राष्ट्रीय बनाया और ऐसे गंगावने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कब तक, 97 तक। 97 के दिसंबर में ऐसे गंगावने जो है राष्ट्रीय अधिवेशन को छोड़ करके भाग, अधिवेशन को छोड़कर भाग, केवल एक विचार से, कौन सा, तो राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग को बाउंड्री वाल करते हैं पीने की दीवार से, तो उन्होंने कहा ये बाउंड्री वाल हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, ऐसा ना किया जाए और जो बोरा होगा चटाई चट से चारों घेर दिया जाए। खापड़ साहब ने विरोध किया, अरे वह देश भर के लोग आते हैं, उसकी सिक्योरिटी का मामला होता है, उसके सामान चोरी करने का मामला हो जाएगा, बहुत सारा मामला है कि चट तो कोई भी फाड़ देगा, कोई जला देगा, आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं तो आप हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं क्या, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम है तो हमारी बात माननी चाहिए, ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा, मैं हूं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो साथ ही इस तरीके से तो ऐसे गंगावने जो अधिवेशन छोड़ करके भाग गए, तो उन लोगों ने मिलकर जो अधिवेशन में थे, अधिवेशन चल रहा था, तो पूरे जनरल बॉडी की टीम मीटिंग बैठी और खापड़े साहब को कहा कि अब अध्यक्ष का पद आपको ही संभालना। तो 97 में जाकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, राष्ट्रीय अधिवेशन 97। अब 97 से 98 और 99 के दिसंबर में उन्होंने मेश्राम साहब को राष्ट्रीय बनाया, मतलब 2 साल ही खापड़ साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अगर 73 से अगर मामला जोड़ते हैं 73 से तो 73 से 2000 फरवरी तक है, 2 साल 1726 साल उन्होंने वामसिक संगठन को दिया, इतना त्याग समर्पण संगठन ने दिया, तब ये मामला सारा मामला था। तो साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बीडी बोरकर साहब और मेश्राम साहब को समझाया कि जब व्यक्ति में और संगठन में यदि झगड़ा हो जाए, व्यक्ति में और संगठन में झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ लो, क्योंकि जब संगठन है तो कितने व्यक्ति आएंगे, संगठन तो जुड़ते रहेंगे, व्यक्ति तो बराबर आते रहेंगे, मगर व्यक्ति अकेला क्या करे, व्यक्ति और संगठन में अगर झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ दो, और संगठन में और विचारधारा उद्देश्य में अगर टक्कर हो जाए, एक तरफ उद्देश्य विचारधारा है, दूसरी तरफ संगठन है, तो क्या करते हैं, संगठन को छोड़ दो, उद्देश्य विचारधारा को पकड़ लो,
क्योंकि जब उद्देश्य विचारधारा जब रहेगा तो संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि संगठन क्या है? एक माध्यम है। किसका माध्यम है? उद्देश्य का माध्यम है। पहले उद्देश्य है तब संगठन है। जब उद्देश्य को हम पकड़ लेंगे तो संगठन खड़ा हो जाएगा, और संगठन को पकड़ लेंगे, उसका जब कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तो संगठन तो जीरो हो जाएगा। और इस मूल बातों को उन्होंने समझाया, और उस समय संगठन में सिस्टम एक बनाया गया। खासतौर वायलोत ने इस बात को जिक्र किया हुआ है कि संगठन में जो टूट फूट हो रहा है, तो टूट फूट हो रहा है तो क्या सिस्टम होनी चाहिए कि ताकि संगठन बचे। तो बचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी जवाबदेही का सिद्धांत होनी चाहिए। तो इनके सामने एक अनुभव आया। क्या अनुभव आया? मानवर कांशीराम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीएसपी बना लिए। तेजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तेजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे फिर ये लोग अलग हो गए, मतलब उनके नीति सिद्धांत मेल नहीं खाया। तीसरा फिर ऐसे बंगाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो मैदान छोड़ भाग गया अधिवेशन में। तो सोचे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक जवाबदेही का सिद्धांत होनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, और जब जवाबदेही का सिद्धांत राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर रहेगा तो कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। तो एक सिस्टम बनाया गया कि एक जनरल बॉडी होगा, और जनरल बॉडी का एक चेयरमैन होगा। एक जनरल बॉडी होगा और जनरल बॉडी का चेयरमैन होगा। मुझे याद है कि मैं 2001 में मैं जुड़ा, तो उसके बाद से मैं देख रहा था कि जनरल बॉडी का चेयरमैन हुआ करते थे संगठन में, और उस समय चेयरमैन बनाया गया था माननीय अशोक परमार जी, गुजरात के रहने वाले थे। अशोक परमार जी को जनरल बॉडी का चेयरमैन बनाया गया था, और जब जनरल बॉडी की मीटिंग हुआ करती थी तो अशोक परमार जी ही उस मीटिंग की अध्यक्षता किया करते थे। उनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का चुनाव होता है, एक सिस्टम है ना, एक चुनाव आयोग है। अगर चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो चुनाव कौन करवाएगा इन लोगों? तो उसी तरीके से जो जनरल बॉडी होते थे उसके चेयरमैन होते थे, और उनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ करते थे। ये हमारे आंखों का देखा है। तो जो राष्ट्रीय चेयरमैन हुआ करते थे जब चुनाव होता था, और चुनाव होने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चेयरमैन के प्रति उनके ऊपर जवाबदेही का सिद्धांत लागू था कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो ये उसको पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। उसका उदाहरण है 2003 में मेश्राम साहब ने रिजाइन लिखे थे, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिजाइन लिखे थे। रिजाइन किसको लिखे थे? वही चेयरमैन को लिखे थे, अशोक कुमार। तो साथ ही इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया था। उसे सिस्टम के अनुसार बामसेन बहुत बेहतरीन तरीके चल रहा था, एक मकसद के लिए चल रहा था, क्योंकि बामसेन एक मकसद के लिए बनाया गया था। बामसेन एक मकसद के लिए बनाया गया था, और मकसद क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन एक मकसद है, और उसी मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज संगठन जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक मकसद को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए हम लोग नहीं जुड़े हैं, और व्यक्ति के लिए भी किसी संगठन में जुड़ना भी नहीं चाहिए। मकसद, और मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। तो संगठन का जो मकसद होता है, मकसद क्या है? एक साध्य है। संगठन क्या है? एक साधन है। एक साध्य होता है, एक साधन होता है। साधन का उपयोग साध्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। साधन का उपयोग साध्य को पूरा करने किया जाता है। जैसे मान लिया जाए हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना हमारा मकसद है, मगर बस क्या है? साधन है। ट्रेन क्या है? साधन है। प्लेन क्या है? साधन है। हम साधन का उपयोग करते हैं किस लिए? मकसद को पूरा करने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए। तो हमें उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है, तो व्यवस्था परिवर्तन को करने के लिए हमें साधन जरूरी है, और साधन कौन क्या है? संगठन। तो संगठन क्यों बनाया? मकसद को पूरा करने के लिए बनाया।
क्योंकि जो हमारा मकसद है वो अकेले व्यक्ति के द्वारा पूरा होने वाला नहीं है। वो एक व्यक्ति का बस की बात नहीं है। जैसे महामानव गौतम बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, संगठन बनाने के संगठन उन्होंने क्यों बनाया? भिक्षु संघ नाम का संगठन बनाए थे महामानव गौतम बुद्ध ने, भिक्षु संघ। तो संगठन क्यों बनाए थे? तो एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण उन्होंने दिया? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे बुद्ध और भंते महाकश्यप ये दोनों बैठ करके चर्चा करते हैं। भंते महाकश्यप और बुद्ध दोनों बैठ के चर्चा करते हैं। निरंजना नदी गया निरंजना नदी गुस्से के किनारे बैठ के चर्चा करते हैं। तो उसमें भंते महाकश्यप एक बात कहते हैं बुद्ध से, इस समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन क्यों हो रहा है? तो बुद्ध कहते हैं समाज में अज्ञानता है, समाज के लोग हमारे अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए समाज पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन हो रहा है। फिर भंते महाकश्यप ऐसा कब तक चलेगा? तो बुद्ध जवाब देते हैं जब तक हमारे समाज के लोग अज्ञानी बने रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। फिर तीसरा सवाल, क्या योग करने से, ध्यान करने से, वंदना करने से, प्रार्थना करने से समाज की अज्ञानता दूर नहीं हो सकती? तो बुद्ध इस सवाल का जवाब देने के बजाय एक सवाल खुद खड़ा करते हैं। बुद्ध द्वारा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल खड़ा करते हैं? समझाने के लिए सवाल खड़ा करते हैं। या देखो, हम निरंजना नदी के इस किनारे पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम नदी के उस पार जाना चाहते, उस किनारे को जाना चाहते, कैसे जाएंगे? इस किनारे पर है, हम उस पार के किनारे को जाना चाहते, कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा, भंते महाकश्यप ने कहा, अगर नदी में पानी कम है तो हम पैदल चले जाएंगे, नदी में पानी ज्यादा है, डुबाव है, तो हम नाव का सहारा लेंगे, तख्त का सहारा लेकर उस पार जा सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं यदि हम इसी किनारे पर बैठकर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना, वंदना, प्रार्थना कर लेते हैं, तो भंते महाकश्यप कहते हैं ये बिल्कुल संभव नहीं है, हमें वहां जाना होगा। हमें वहां जाना होगा। तो बुद्ध समझाते हैं कि हमें वहां जाना होगा। अगर ये बात सही है कि अज्ञानता कहां है? समाज में। हमारा समाज जो अनपढ़ है तो हमें वहां तो जाना होगा। उस ज्ञान क्या होता है उसको पता नहीं है, तो हमें उसके पास जाना होगा। तो जाएगा कौन? इसी वजह से हमने संगठन बनाया, भिक्षु संघ बनाया और भिक्षुओं को आदेश दिया, जाओ समाज में जाओ, शरत भिक्षवे चारिकम, चारिका करो समाज का, शरत भिक्षवे चारिकम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, तालुकाय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण के लिए जाओ। अर्थात समाज में आपको जाना है, इसलिए संगठन बनाया। तो साथों संगठन जो बनता है, संगठन के लोगों को जो अंदर में जोड़ा जाता है, इस मकसद के तहत जोड़ा जाता है कि एक उद्देश्य के तहत जोड़ करके हम समाज को तैयार करें। तो संगठन क्या हुआ? साधन हुआ। बुद्ध को भी लगा कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है, हमारे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जरूरत है और हजारों, लाखों, करोड़ों को इकट्ठा करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। अकेले बस की बात नहीं है ये समाज का काम करना। तो जिस मकसद को हमने पकड़ा है उस मकसद को पूरा करना अकेले बस की बात नहीं है। और यही बात राष्ट्रपिता जो द्वारा फूले ने भी सोचा, उन्होंने भी सत्य शोधक समाज बनाए, वो भी संगठन बनाने की जरूरत आई। उन्होंने भी देखा कि ये हमारे अकेले बस की बात नहीं है, तो हमें संगठन की जरूरत है।
बाबा साहब अम्बेडकर को आवश्यकता हुई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र मजदूर दल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कई संगठनों को उन्होंने जन्म दिया। एजुकेशन पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो साथ ही इस तरीके से अलग अलग संगठनों को द्वारा उनका जन्म, संगठनों को जन्म दिया गया। यही वजह है कारण कि एक व्यक्ति ये इतना बड़ा काम पूरा नहीं कर सकता, तो वामसिक का उद्देश्य जो है, तो वामसिक नाम का जो बना वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया। इसलिए संगठन का जो सदुपयोग होनी चाहिए, संगठन का जो उपयोग होनी चाहिए, संगठन का जो वर्क होनी चाहिए, ये किसके लिए होनी चाहिए? उद्देश्य के लिए ही होनी चाहिए। उद्देश्य के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य है तो उद्देश्य को पूरा करने जो संगठन बनाए गए, तो संगठन के भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के भी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे शरीर के जो ऑर्गन्स है, वैसे संगठन के भी ऑर्गन्स होते हैं। और संगठन के ऑर्गन्स को भी हम लोगों को समझना जरूरी है। यदि हम संगठन को समझना चाहते हैं तो संगठन में व्यक्ति कुछ भी नहीं है। व्यक्ति की महत्वता संगठन की वजह से है। आज हमको लोग जानते हैं तो संगठन की वजह जानते हैं। आप लोगों का जो परिचय समाज में है तो संगठन की वजह से है। संगठन की वजह से व्यक्ति की महत्वता है। व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं है। तो साथ इस तरीके संगठन के ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स जो बनाया ये संगठन का, उसमें सबसे नंबर 1 पे रखा गया उद्देश्य को, मकसद। तो संगठन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य को क्यों रखा गया संगठन? इसलिए रखा गया कि ये जो उद्देश्य है, ये जो ऑब्जेक्ट है, यही पैमाना है, यही मापदंड है। कोई भी व्यक्ति यदि गलती कर रहा है, हम कैसे जानेंगे कि ये गलती कर रहा है? सवाल खड़ा होगा। हम यदि गलत है, कैसे लोग जानेंगे कि हम गलत हैं? आप गलत है तो आप कैसे जानेंगे आप गलत हो? ये कौन तय करेगा? कौन फैसला करेगा? ये संगठन का ऑब्जेक्ट ही फैसला करता है, कोई फैसला नहीं करता। उसने वो कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, वो बातों को मत जाएगी। संगठन का ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन सही है, ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन सही है, उस व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत है। वो मकसद तय करता है। जैसे मान लिया जाए, थोड़ा उदाहरण दिया आपको बताऊं। मैंने कहा इसका वजन 100 ग्राम है। बहुत ही महत्वपूर्ण समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका वजन 100 ग्राम है। एक बंदा कह रहा है ना इसका वजन 200 ग्राम है। कोई कह रहा है कि 300 ग्राम है। वस्तु तो वही है। अब कोई 100 ग्राम कह रहा है, तो 200 ग्राम कह रहा है, तो 300 ग्राम कह रहा है। लेकिन फैसला कौन करेगा कि इसका वजन कितना है? ये तीन व्यक्ति में कौन सही है, फैसला कौन करेगा? ऑब्जेक्ट ही फैसला करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट एक पैमाना है। पैमाना क्या है? हम इसको तराजू पर रख देंगे। तराजू पे अगर 100 ग्राम के बराबर आ गया तो कहेंगे ये व्यक्ति सही है जिसने 100 ग्राम कहा। अगर 200 ग्राम के बराबर आ गया तो कहेंगे 200 ग्राम जिसने कहा वो व्यक्ति सही है। तो दो व्यक्ति गलत हो गया। फैसला किसने किया? उस पैमाना ने किया। पैमाना कौन सा? बटखरा, तराजू। ये जो तराजू है, जो बटखरा है, यही जो है संगठन के अंदर उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन सही है। जो ऑब्जेक्ट के अनुसार सही है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो चल रहा है, वही व्यक्ति सही है। उद्देश्य फैसला किया, इसका वजन कितना है, तो पैमाना फैसला किया, बटखरा फैसला किया। तो उद्देश्य ही फैसला करता है कि दो व्यक्तियों में यदि टकरार हो गया तो दोनों व्यक्ति में सही कौन है। दो व्यक्ति में सही कौन है। और ऑब्जेक्ट है क्या? व्यवस्था परिवर्तन।
तो व्यवस्था परिवर्तन यदि ऑब्जेक्ट है तो व्यवस्था से प्रीत लोग ही परिवर्तन कर सकते हैं, और व्यवस्था को जो बनाए रखने वाले लोग हैं वो परिवर्तन नहीं कर सकता। तो उसके साथ कोई सांठगांठ करने से हमारे उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। तो इस देश में इस व्यवस्था को, जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, वो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि जो व्यवस्था को परिवर्तन करने वाला नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई सांठगांठ नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया सही कौन है। तो उद्देश्य ही क्लियर करता है कौन व्यक्ति सही है। तो हम मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उद्देश्य से भी काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति संगठन के अंदर आता है,